बच्चों आज जैसा कि हम लोग हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जैसा कि टाइप कास्टिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, टाइप कास्टिंग को मैंने बताया कि टाइप कास्टिंग का जो हेल्प होता है, टाइप कास्टिंग का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, है ना, दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इंट को कैड में यूज़ करते हैं, फ्लोट को डबल में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कैर को फ्लोट में यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा टाइप कन्वर्जन है, इसी को हम लोग जनरली टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। टाइप कास्टिंग का दो टाइप होता है, क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक क्या होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप पे। क्या होता है, अब क्या हमारा क्या होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हाँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, जनरली हमारा इसमें ऑटोमेटिक टाइप क्वेश्चन होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होता है ना, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इंट नाम है, कोई नाम का वेरिएबल है, इंट नाम 1 इक्वल टू यदि हमारा 10 है, ठीक है, और फ्लोट यदि नम टू इक्वल टू क्या है, यदि 5.5 है, तो फ्लोट रिजल्ट हम लोग का दूसरा रिजल्ट फ्लोटिंग वैल्यू में इनको वैल्यू भी शूट करना है, num1 प्लस num2, है ना, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, कॉट यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, इसको रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे और सेमीकोलन। हमको num1 दिया हुआ है, num1 10 दिया हुआ है, num1 यहाँ पे 10 हो गया, हाँ, और फ्लोट कितना दिया 5.5, ये फ्लोट कितना देगा 5.5। लेकिन क्या हमारा 10 प्लस 5.5 मिलकर वो फ्लोटिंग वैल्यू मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 10.0 में, इसको जो इंटीजर वैल्यू है इसको हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 10.0 करते हैं। फिर num2 जो हमारी दिया हुआ फ्लोटिंग वैल्यू जो गिवन है वही जस्ट लिखेंगे 5.5, कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा 15.5 हो जाएगा। तो ये हमारा 15.5 जो होगा, ये जाके हमारा फ्लोटिंग वैल्यू में, फ्लोट टाइप के डाटा टाइप में एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल मिलेगा, फ्लोट डाटा टाइप स्टोर हो जाएगा 15.5। तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, ये हमारा फ्लोटिंग वैल्यू के प्रिसीजिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हाँ, सिंपल सा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यदि कैर यदि सी एच इक्वल टू यदि ए है, ठीक है ना, कैर सी एच इक्वल टू यदि ए है, और इंट यदि ए इक्वल टू यदि सी एच प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ पे हमको इसको प्रिंट करना है, कॉट यहाँ पे ए को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि सी एच है, हम लोग जानते हैं कि कभी भी इंट डाटा टाइप में इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है। ए का एस्काई कोड में जो होता है, एस्काई कोड में कैर का जो वैल्यू होता है, ए का क्या वैल्यू होता है, जनरली क्या होता है वैल्यू 65 होता है। तो कैर नाम का ब्लॉक बन गया, जिसमें 65 स्टोर हो गया, 65 प्लस 1 और 66 स्टोर हो गया। 66 जो है इसमें जाके स्टोर हो गया, 66 जाके इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गया, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 66। आई थिंक आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सिंपल, अब हम लोग देखते हैं कैर टू इंट कैसे कन्वर्जन होता है। कैर टू इंट ये हमारा क्या था, कैर टू इंट कन्वर्जन था, ठीक है। अब हम लोग कैर टू इंट कन्वर्जन को हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करता है। ये हमारा क्या था बेसिकली, ये हमारा कैर टू इंट कन्वर्जन था, है ना, कैर टू इंट कन्वर्जन, है ना, ठीक है, ये हमारा कैर टू इंट कन्वर्जन था, ठीक है, हाँ। अब हम लोग आते हैं सिंपल से दूसरे लॉजिक पे, अब दूसरे लॉजिक पे आते हैं, हाँ। अब दूसरे पे हम लोग आते हैं, जो होता है हमारा कैर टू इंट होता है। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैर टू इंट का, कैर टू इंट, ठीक है, कैर टू इंट का एक सिंपल सा और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारा कैर सी एच है, कोई कैर नाम का वेरिएबल है, इसमें कैर सी एच यदि ए इज इक्वल टू यदि ए है, ठीक है, हाँ, और कैर यदि ए इक्वल टू क्या है बताइए, कैर यदि ए इक्वल टू सी एच प्लस 1 है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है ना, यहाँ पे इंटर यूज कर दिया, ठीक है। इसका ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, है ना, ये हमारे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इस केस में क्या हो जाएगा, सी एच हमारा, ये इसका ए जो है, ये इसका कोड में ये एग्जिट रहेगा, इसका ए का इसका कोड क्या होता है 66 होता है, 65 होता है ना, 65 प्लस 1 कितना होगा 66, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए को प्रिंट कर रहे हैं, हमारा कैरेक्टर है 66 का एस्काई कोड में वैल्यू क्या होता है, एस्काई कोड में वैल्यू क्या होता है
बी होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आउटपुट में बी हो जाएगा। आई थिंक समझ गए आप लोग इसको कैसे हमारा कैर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। हाँ ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैसे हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कन्वर्ट होता है। जैसे कैर कैर यदि जी इक्वल टू यदि कैर जी इक्वल टू यदि बी है, ठीक है। हाँ, और ये इंट यदि जी इक्वल टू क्या है, जी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ने इसको प्रिंट कर दिया है ना, जी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इन डाटा टाइप जी है हमारा, बी इंस्टोर्ड है, बी का क्या होता है इसके कोड 66 होता है, 66 हमारा इन डाटा टाइप में स्टोर हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। आई थिंक समझ गए इतना। अब लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप कास्टिंग पे, वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना। दूसरा क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना। दूसरा हमारा टाइप होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ये इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये हम लोग खुद से करते हैं, मैनुअल टाइप कास्टिंग है ना, मैनुअल टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैनुअल टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ये हमारे डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हम लोग इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें हम लोग कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कास्टिंग ऑपरेटर है ना। इसमें हम लोग कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिससे हम लोग को दे दिया गया जैसे इंट नाम का कोई वेरिएबल, इसमें नम1 यदि नम1 इक्वल टू यदि 10 है, और यहाँ पे फ्लोट यदि नम2 यदि इक्वल टू कितना है 5.5 है, और यहाँ पे फ्लोट रिजल्ट कर रहे हैं, फ्लोट यदि रिजल्ट इक्वल टू क्या कर रहे हैं, नम1 प्लस इन टाइम्स ऑफ नम2 है ना, इन टाइम्स ऑफ नम2, ठीक है। हम लोग फिर रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को रिजल्ट, हाँ ठीक है, और यहाँ पे इंड है, ठीक है। इसमें आपको आउटपुट बताना क्या होगा, क्योंकि नम हम लोगों ने नम1 तो नम2 जो था, नम2 तो हमारा फ्लोटिंग वैल्यू था, उसको हम लोगों ने पहले इंट में कन्वर्ट किया। तो नम2 क्या था 5.5 था ना, 5.5 था। इसको हम लोगों ने नम2 जो हमारा फ्लोटिंग वैल्यू था, इसको हम लोगों ने इंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डायरेक्ट 5 लिख दिया है ना। डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, इसको जनरली 5 लिख दिया। लेकिन हमारा जो नम1 था वो हमारा भी हमारा 5 है, 10 + 5 कितना हो गया 15। अब क्या 15 फ्लोट में स्टोर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। इस कंडीशन सिचुएशन में क्या होगा कि num2 जो हमारा वेरिएबल था इन डाटा टाइप में स्टोर जो था, इन num2 जो हमारा वेरिएबल था इन डाटा टाइप में 5.5 जो हमारा num2 था, इसमें इन डाटा टाइप में स्टोर था। तो इस केस में क्या होगा, 5.5 जो हमारा वो था फ्लोटिंग वैल्यू, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे 10.0। अब हम लोग इस सिचुएशन में जो आएगा 15.0, ये हमारा वैल्यू जाके फ्लोट में स्टोर होएगा। ये हमारा जनरली टाइप कास्ट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, इसमें आप लोग और बेहतर से सिंपल एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग समझ पाएंगे। जैसे कैर मैं बात करूँ, कैर यदि पी आई इक्वल टू 3.141 है ना, और इंट यदि पी आई इक्वल टू क्या है, इंट स्टार पी आई है ना, स्टार पी आई है, ठीक है ना। और फिर हम लोग प्रिंट करते हैं कॉर्ड को क्या प्रिंट करते हैं, इंट पी आई करके है ना, फिर इंडल यूज करते हैं ना, ठीक है। इस केस में हमको आउटपुट बताना है, इसको क्या बोलते हैं जनरली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में हमारा, कि हम लोगों ने पी आई वैल्यू को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर दिया, ये जो दिख रहा है 3.14, इसको हम लोग जनरली इंट में कन्वर्ट कर दिया। इंट में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, इसका इंटीजर वैल्यू बताइए, इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा 3.141 जो था, ये हमारा कैर वैल्यू था, इसको हम लोग इसको हम लोग को इस इन डाटा में करना था, 3 वैल्यू हो जाएगा, इसका 3 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं कैसे, ये तो हमारा हो गया टाइप कन्वर्जन हो गया एक्सप्लिसिट का। अब दूसरे किसी के सेम लॉजिक पे आते हैं, हमारा फ्लोट टू कैर। हम लोग फ्लोट टू कैर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, फ्लोट टू कैर हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, फ्लोट टू कैर हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो क्या देखते हैं। देखिए फ्लोट टू कैर क्या होता है, फ्लोट टू कैर मैं दूसरे टाइप के एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लोट टू कैर क्या होता है, फ्लोट टू कैर मैं कैसे स्टोर करता हूँ वो देखिए। फ्लोट टू कैर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोट टू कैर में क्या होता है, जैसे आपको कोई फ्लोटिंग नंबर दे दिया गया, लेट अस सपोज 65.35 है, और उसको कैर वैल्यू है जिसमें हम लोग फ्लोटिंग नंबर को कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या क्वेश्चन, हम लोग का लॉजिक क्या बोल रहा है, फ्लोट को कैर में कन्वर्ट करना है। फिर हम लोग कैर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, उसके उसमें आपका आउटपुट क्या होगा वो बताना है। फ्लोटिंग टू कैर क्या बोला जा रहा है, फ्लोटिंग टू कैर, ठीक है। इस केस में क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू नंबर दे दिया गया, फ्लोटिंग नंबर दे दिया गया है ना, फ्लोटिंग नंबर दे दिया गया है 65.35 दे दिया गया, ठीक है ना। और हम लोग फिर कैर वैल्यू ले रहे हैं, कैर वैल्यू इक्वल टू क्या कर रहे हैं,
कैर को फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और फिर हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, कॉट के अंदर कैर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, कैर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडेल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इस केस में आउटपुट बताएं, इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट की मैं बात करूँ, आउटपुट क्या हो जाएगा? देखिए, फ्लोटिंग नंबर हमारा ये था, हम लोगों ने इसको कैर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? कैर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, फ्लोटिंग नंबर 65.35 है, इसको हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर, ठीक है। ये हमारा बच गया 65 को जनरली हम लोग ले लेते हैं एज ए कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो 65 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नोट कीजिएगा, नोट करके यहाँ पे लिखिएगा 65 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? 65 के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई टेबल में क्या होता है? एस्काई टेबल में क्या होता है? ना, क्या होता है? जनरली ए होता है, ठीक है। ठीक है। ये हमारा एस्काई कोड में 65 कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई कोड में क्या वैल्यू होता है? ए होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए 65 के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई कोड में क्या वैल्यू होता है? ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फ्लोटिंग नंबर था, उसको हम लोगों ने कैर में कन्वर्ट कर दिया। 65 को कर दिया। 65 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? 65 के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई कोड में क्या ए होता है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा, ना कि 65 हो। आई थिंक समझ गए आप लोग इस प्रोग्राम को सिंपल लॉजिक से। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा लॉजिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस पॉइंट। इस बोनस पॉइंट को नोट करके लिखिएगा। बोनस पॉइंट में क्या होता है? जैसे बोनस पॉइंट की मैं बात करूँ, बोनस पॉइंट जैसे नोट करके लिखिएगा, बोनस पॉइंट है ना, बोनस पॉइंट की मैं बात करूँ, हाँ, बोनस पॉइंट की मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारा डाटा टाइप होता है, जैसे डिविडेंड के फॉर्म में आता है, जैसे इंट बाई इंट हो गया, इंट बाई फ्लोट हो गया, फ्लोट बाई इंट हो गया। फिर हम लोग उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्लोट में। जैसे हम लोग इंट बाई इंट करते हैं तो हमारा जनरली रिजल्ट क्या देता है? इंट देता है। इंट बाई फ्लोट करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है? फ्लोट देता है। फ्लोट बाई इंट करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है? फ्लोट देता है। और देखिए उसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं इंट बाई फ्लोट की मैं बात करूँ, इंट बाई इंट की मैं बात करूँ, इस केस में इंट देता है। दूसरे केस की मैं बात करूँ, दूसरे केस में क्या होता है? इंट बाई फ्लोट, है ना, इंट बाई फ्लोट। और तीसरे केस की मैं बात करूँ, फ्लोट बाई इंट। देखिए, इंट बाई इंट जब भी डाटा टाइप अवेलेबल है, एक जैसे हम लोगों ने 6/5 लिया है ना, जैसे कोई भी डाटा टाइप लिया 6/5, 6 भी हमारा इंट है, 5 भी हमारा इंट है ना, दोनों इंटीजर वैल्यू है। तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या देता है? इंट देता है। लेकिन वही इंट बाई फ्लोट की मैं बात करूँ, इस केस में जो हमारा रिजल्ट आता है, पर्टिकुलर जो रिजल्ट निकल के आता है, वो हमारा होता है फ्लोटिंग वैल्यू। क्या होता है? फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट, ठीक है। और जनरली सिंपल जैसे इंट बाई फ्लोट होता है, उसी फ्लोट बाई इंट करूँ, इस केस में भी हमारा फ्लोटिंग देता है रिजल्ट, है ना, इस केस में हमारा फ्लोट रिजल्ट देता है। आइए हम लोग इसको सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, कैसे हमारा ये वर्क करता है, हमारा कंसेप्ट। हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक लेटर सपोज की मैंने लिया है फ्लोट ए, जैसे हम लोगों ने लेटर सपोज की मैंने लिया फ्लोट ए, क्या लिया? फ्लोट किया, फ्लोट ए लिया, जिसमें कितना 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद इंट बी लिया, हाँ, इंट बी लिया जिसमें 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोट सी लिया, जिसमें हम लोग ए बाई बी कर दिया। फिर उसकी में हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कॉट के जगह प्रिंट कर दिया सी, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। इसका आउटपुट बताना, इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए ए बाई बी किया, देखिए फ्लोट है, इंट है, तो हम लोग क्या बताएं, जब भी ए बाई कीजिएगा तो फ्लोट बाई इंट क्या होता है? जनरली फ्लोट बाई इंट की मैं बात करूँ, फ्लोट बाई इंट की मैं बात करूँ, उस केस में हमारा फ्लोट देता है वैल्यू, है ना, उस केस में हमारा फ्लोट वैल्यू देता है। देखिए फ्लोट बाई इंट की मैं बात करूँ, उस केस में फ्लोट वैल्यू देता है, ठीक है। अब देखिए ए बाई बी किया, 10/3 किया, है ना, ये क्या है? हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। 10/3 मैंने किया, 10/3 हमारा क्या देगा वैल्यू? 3.33 देगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग देगा, 3.3333 है ना, ये हमारा वैल्यू देगा, है ना। इसको हम लोगों ने फ्लोट के अंदर स्टोर कर दिया। अब देखिए, क्योंकि हमारा ए बाई बी करके हमारा क्या आ रहा है? एक फ्लोटिंग ही वैल्यू आ रहा है ना, तो हम लोग जैसे फ्लोटिंग वैल्यू है इसको लोग स्टोर कर दिया। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 3.3333, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा दूसरे कंसेप्ट की ओर मूव करते, दूसरे एक और एग्जाम्पल थ्रू उसको समझते हैं कि कैसे हमारा बोनस पॉइंट जो मैंने नोट किया था कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे इंट है, जैसे यदि इंट ए इक्वल टू यदि हमारा क्या है? 10 है, ठीक है ना। इसके बाद फ्लोट यदि बी इक्वल टू क्या? 3 है। और ये फ्लोट सी की मैं बात करूँ, फ्लोट सी इक्वल टू क्या? ए बाई बी है, ठीक है ना।
फिर इसको प्रिंट कर दिए कॉट के अंदर, यहाँ पे सी प्रिंट कर दिया और फिर उसके बाद इंडल प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। हाँ देखिए हम लोगों ने जैसे ही इंट बाई फ्लोट किया, इंट बाई फ्लोट में क्या होता है जनरली हमारा फ्लोटिंग वैल्यू देता है, फ्लोट बाई इंट हो या इंट बाई फ्लोट हो, तो उस केस में भी ना फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे ही हमारा फ्लोट इंट ए इक्वल टू 10 है, फ्लोट बी इक्वल टू फ्लोट इंट ए इक्वल टू 3 है ना, और इंट ए इक्वल टू लेटर सपोज 10 है और फ्लोट बी इक्वल टू 3 है, इसमें हम लोग को फ्लोट सी इक्वल टू ए बाई पी हमको निकालना है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टू फ्रॉम इंट टू फ्लोट, हम लोग इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग सी को प्रिंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ ए कितना 10 है, बी कितना 3 है ना जी। तो यहाँ पे कितना हो गया 10/3 इंट बाई फ्लोट जब भी रहता है तो फ्लोटिंग वैल्यू देता है 3.33 आ गया। इस केस में हमारा क्या प्रिंट क्या हो जाएगा 3.33 हमारा प्रिंट हो जाएगा, है ना, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग नोट करके पॉइंट लिखते हैं, क्या होता है हम जल्दी वो देखिएगा। जैसे हम लोग एक सिंपल सा नोट करके पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमारा 2 डाटा टाइप है, ठीक है, वो सेम डाटा टाइप है और तब भी हमको उसमें बोला जा रहा है कि हम लोग को सेम डाटा टाइप में उसको सेम डाटा टाइप अलाउड है, हम लोग को यूज करना है, और बोला जा रहा है कि तब भी उसमें फ्लोट होना चाहिए, है ना। उस केस में क्या होगा, जैसे यदि डाटा टाइप जो है ये डाटा टाइप चेंज करना है, डाटा टाइप क्या करना है, चेंज करना है ना। यदि डाटा टाइप चेंज करना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, यदि डाटा टाइप चेंज करना अलाउड नहीं हो और तब भी फ्लोट ही यूज करना, और तब भी फ्लोट ही यूज करना है ना, फ्लोट ही यूज करना है। इस केस में क्या होगा, जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बात कर लूँ, हाँ जैसे मैं बात करूँ इसका, जैसे इंट है, जैसे यदि इंट ए इक्वल टू यदि हमारा 10 दे दिया, इंट ए इक्वल टू क्या है हमारा 10 दे दिया गया, इंट बी इक्वल टू क्या दे दिया गया हमारा 2.0 दे दिया गया, है ना। और इस केस में बोला जा रहा है कि फ्लोट सी करना है, इसमें ए बाई बी करना है, ठीक है, ए बाई बी नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि बी जो है उसको हमको फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बी को फ्लोट ऑफ क्या करना है, फ्लोट ऑफ बी करना है, फ्लोट ऑफ बी, है ना, फ्लोट ऑफ यहाँ पे बी, ठीक है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोट ऑफ बी वहाँ फिर इसको प्रिंट कर देना, कॉर्ड के अंदर सी प्रिंट करना है, उसके बाद इंडेल यूज करना है, ठीक है ना। इस केस में आउटपुट बताना क्या होगा, इस केस में आउटपुट क्या होगा वो बताइए। देखिए हम लोग ए बाई जैसे हमारा इन डाटा टाइप है, 2 डाटा टाइप सेम है, तभी हमको बोला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि हम लोग को एक डाटा टाइप को हमको फ्लोट में रहने देना है, एक डाटा टाइप को फ्लोट में रहने देना है, और तभी हमको फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट चाहिए। ये कैसे पॉसिबल, जरा सोचिए। जैसे हमको फ्लोट ऑफ बी लेना है, फ्लोट ऑफ बी क्या होगा, फ्लोट ऑफ बी किसका क्या होगा, फ्लोट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2.00 समथिंग रहेगा, और ए तो हमारा 10 था हमारा, है ना। इसको प्रिंट कीजिएगा तो समथिंग इतना देगा 3.33, ये हमारा आउटपुट में स्टोर जाके इसमें हो जाएगा। वही अगर नेक्स्ट प्रोग्राम एक और नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैं इंट यदि ए इक्वल टू यदि 10 लिखा, और इंट बी इक्वल टू यदि मैं 3.2 लिखा, ठीक है, और हम लोगों ने फ्लोट सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट सी, जिसमें हम लोगों ने ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या किया, ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे बी में कन्वर्ट कर दिया है ना, और फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, कॉर्ड के अंदर सी प्रिंट कर दिया गया, और फिर इसका इंडल यूज कर दिया गया, है ना। तो इसका आउटपुट बताना क्या होगा, इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा वो बताना है ना। देखिए 2 डाटा टाइप यहाँ पे सेम है, 2 डाटा टाइप यहाँ पे 2 डाटा टाइप को सेम रखा गया, 2 डाटा टाइप को यहाँ पे सेम रखा गया। तो अभी हमको बोला जा रहा है कि एक डाटा टाइप को हमको फ्लोट में रखना है, एक कोई नाम को वेरिएबल को फ्लोट में रखना है, और तभी हमको फ्लोटिंग रिजल्ट चाहिए। ये ऐसे इस केस में क्या पॉसिबल है, हम लोगों ने ए को क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या होगा 10.00, फिर बी तो हमारा सी था इन 3.30, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट क्या दे देगा 3.333, ये क्या है फ्लोटिंग वैल्यू, है ना। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जब 2 डाटा टाइप के सेम दिया जाए और उस केस में बोला जाए कि एक वेरिएबल को हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, उस केस में भी हमको फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, तो उसका रिजल्ट ये होता है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, हम लोग फर्दर मूव करते हैं ये, हाँ हम लोग फर्दर मूव करते हैं किस पे, इस पे मैंने बताया था एरे के क्वेश्चन पे, एरे के क्वेश्चन पे हम लोग फर्दर एक मूव करते हैं, जिसमें हम लोग एरे का सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम फर्दर एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन पे आएंगे, जो हमारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है उसे।
जैसे एरे की मैं बात करूँ, एरे में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया था कि एरे की मैं बात करूँ, एरे है ना, एरे क्या होता था, सेम कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता था, सेम कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता था ना, सेम कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता था, ठीक है ना, सेम कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता था। जिससे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन लिखिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर करना है फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स सम इस सम को प्रिंट करना है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा वही प्रोग्राम लिखा है, पहले वही हैशटैग std डॉट लिखना है यूजिंग, हाँ सी लैंग्वेज क्लासेस को प्रिंट करना है तो हैशटैग तो लिखना ही पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड क्या हो जाएगा, std डॉट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इंट मेन नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, है ना। और फिर इसके अंदर क्या कंडीशन लिखेंगे कि जैसे इंट हो गया, इंट ए यदि 10 है ना, इंट यदि 10 है और यहाँ पे आई नाम का डिक्लेयर किया, एंड की सम की, है ना। और फिर उसके बाद प्रिंटफ चला, प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे लिख दिए इंटर द नंबर लिख दिया, है ना। और फिर इसका एक फॉर लूप चला, जिसमें क्या आई इक्वल टू 0 से आई क्या लिख दिए, दे आई लेस देन 10 लिख दिया, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया, है ना। फिर इसके स्कैनर यूजर से इनपुट लिए, है ना, %d हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद एंड ऑफ ए कर दिया, है ना। ये हमारे यूजर इनपुट हो गया, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गया, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गया। फिर दूसरा फॉर लूप चला जिसमें हम लोग सम को वैल्यू को प्रिंट किए, फॉर इंट यदि आई इक्वल टू 0 हो और फिर इसके बाद आई लेस देन 10 हो, है ना। इसके बाद आई प्लस प्लस हो, है ना। इस केस में इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सम के वैल्यू को सम प्लस ARR ऑफ आई करना है, ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद इसको क्या करना, तो इसके बाद इसको प्रिंट कर देना, है ना। फिर प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन का प्रिंट करना सम को, तो प्रिंटफ हो जाएगा, यहाँ पे %d हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे सम करना है ना, ठीक है। तो ये हो गया, फिर यहाँ रिटर्न 0, हाँ रिटर्न 0 हो गया, ठीक है। आई थिंक आप इसको इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे बेसिक तौर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 10 नंबर को इनपुट लेते हैं और फिर हम उसको प्रिंट करते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है ना, ठीक है। आई थिंक आप जितना समझ गए होंगे। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं एल्गोरिथम पे हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने एल्गोरिथम पे सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था हमारा टाइम स्पेस एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। आज हम लोग उसको थोड़ा एक और फर्दर डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हमारा कैसे हम लोग वर्क करता था, ग्राफिकल व्यू कैसा था, वो हम लोग देखते हैं ग्राफ के थ्रू। पहले वो जानते हैं कि एक टर्म जो हमारा इंट्रोड्यूस होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हम लोग एल्गोरिथम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एल्गोरिथम ऐसे है। एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है। जैसे हम लोग बहुत सारा टाइप पढ़े हैं एल्गोरिथम में, बहुत सारा टाइप पढ़े हैं ना जी, एल्गोरिथम में बहुत सारा टाइप पढ़े हैं। एल्गोरिथम में हमारे लोगों ने बहुत सारा टाइप पढ़ा है। जैसे हम लोगों की मैं बात करूँ एल्गोरिथम का, तो मैं हम लोगों ने सिंपल सा बहुत डाटा टाइप स्ट्रक्चर पढ़ा है। जैसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया था पिछले क्लास में, जैसे प्रिमिटिव होता था, नॉन प्रिमिटिव होता था। जैसे क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्लासीफाई डाटा के क्लासीफाई क्या होता था, दो होता था। एक क्या होता था, प्रिमिटिव होता था, एक क्या होता था, प्रिमिटिव डीएस होता था। दूसरा क्या होता था, नॉन प्रिमिटिव, क्या होता था, नॉन प्रिमिटिव डीएस होता था, है ना। दो टाइप होता था, प्रिमिटिव होता था, नॉन प्रिमिटिव होता था, ठीक है। प्रिमिटिव क्या होता है, जो मेमोरी इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर कर सकते उसको प्रिमिटिव बोलते थे, है ना। और नॉन प्रिमिटिव का दो टाइप फर्दर होता था, नॉन प्रिमिटिव का दो टाइप होता था। पहला क्या होता था, लीनियर डाटा टाइप, दूसरा क्या होता था, नॉन लीनियर। पहला क्या होता था, लीनियर डीएस होता था। दूसरा क्या होता था, नॉन लीनियर डीएस होता था। दो डाटा टाइप होता था, डिस्कस होता था, लीनियर और नॉन लीनियर, नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है ना। नॉन लीनियर डीएस जो डीएस देख रहा, इसका हम लोग जनरली ये लीनियर डीएस का हम लोग का दो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा टाइप होता था। जैसे एरे होता था, दूसरा क्या था, लिंक लिस्ट होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, बहुत सारा टाइप होता था। नॉन लीनियर की मैं बात करूँ, नॉन लीनियर क्या होता है, बेसिकली ग्राफ होता है,
क्या होता है दूसरा, और दूसरा क्या होता है बाइनरी ट्री, है ना। दूसरा क्या होता है बाइनरी ट्री, है ना। ये हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग बाइनरी ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल शुरू समझाता हूँ। जैसे हमारा नन लीनियर क्या बोलता है, जैसे हम लोग का एक कोई ब्रांच है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, यहाँ पे ये इससे ब्रांच रहा, ये रहा। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ से एक बहुत सारा ट्री आपको दिख रहा है, बहुत सारा ब्रांच दिख रहा है। यहाँ से मैंने ब्रांच पे बहुत सारे ट्री पे गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत सारे एलिमेंट को पार करते हुए आना पड़ा, बहुत सारे एलिमेंट को सर्च करते हुए आया। इस सर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं ना। इस सर्च को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जब हम लोग को एक सिंपल सा इसको यदि लोकेट करना हो तो हम लोग ट्रांसफर करते यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारा ट्रांसवर्सिंग हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसवर्सिंग का केस हो गया। एरे के केस में से ट्रांसवर्सिंग नहीं होता है, क्योंकि हमारा एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है एरे हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। ये हमारा एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। इसमें हमारा ट्रांसवर्स जो होता है, ट्रांसवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स जो होता है ना के बराबर होता है, ठीक है। वही हम लोग अगर सिंपल सा अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले, लिंग्विश का एग्जांपल ले, लिंग्विश का एग्जांपल जैसे हम लोग सिंपल सा यदि हम लिंग्विश की बात करें, लिंग्विश की मैं बात करूँ, लिंग्विश में क्या होता था, लिंग्विश में क्या होता था, जैसे आप कोई दो ब्लॉक दे दिया गया है ना, यहाँ पे दो ब्लॉक दे दिया गया है ना, यहाँ पे दो ब्लॉक दे दिया गया ना, यहाँ पे दो ब्लॉक दे दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, पहले में स्टोर क्या होता था डाटा, दूसरे में क्या होता था नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट स्टोर होता था, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू जो था, यहाँ का वैल्यू इसमें जाकर स्टोर होता था, है ना, यहाँ का वैल्यू इसमें जाकर स्टोर होता था। इसका एड्रेस इस ब्लॉक में स्टोर होता था, इसका एड्रेस इस ब्लॉक में स्टोर होता था। इसको क्या बोलते थे, इस पूरे को क्या बोलते थे, नोड। इस पूरे को क्या बोलते थे, नोड, है ना। इस पूरे को क्या बोलते थे, नोड। इस पूरे को नोड बोलते थे ना, इस पूरे को क्या बोलते थे, नोड, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते थे, नोड। और ये जो हमारे दिख रहा है इसको, ये इसमें हमारा ये वाला ब्लॉक का इस ब्लॉक का इसमें एड्रेस स्टोर होता था, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं नोड, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल सा एक ट्रांसफर्स का हो गया कि हमारे कैसे हमारा एक हमारा साइंड ब्लॉक का इसमें एड्रेस हमारा ट्रांसफर्स हो रहा है, ठीक है। हम लोग अब सिंपल सा ये हमारा यही का था। अब हम लोग आते हैं डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। हम लोग डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पे बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पे हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, डाटा स्ट्रक्चर एक हेडिंग लगाई, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। बहुत सारा ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना पड़ता है डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। तो पहला जो ऑपरेशन आता है आपका, आता है इंसर्शन। क्या आता है, इंसर्शन, है ना। दूसरा क्या आता है, डिलीशन आता है ना, डिलीशन आता है। तीसरा क्या आता है, एक इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है। तीसरा क्या आता है, ट्रांसवर्स आता है ना, ट्रांसवर्स आता है ना, ट्रांसवर्स। और तीसरा और चौथा क्या आता है, एक इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है, ट्रांसवर्स आता है। फिर चौथा क्या आता है, सॉर्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सॉर्टिंग की, है ना। हाँ, ये जो होता है हमारा सॉर्टिंग, ये हमारा जनरल केस होता है, ठीक है ना। इंसर्शन क्या होता है, ऐसा नया डाटा टाइप जिसमें हमको ऐड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी डाटा टाइप जिसमें हम लोग नया डाटा टाइप और ऐड करते हैं तो इंसर्शन बोलते हैं। कोई डाटा टाइप यदि हटाते हैं तो उसको डिलीशन बोलते हैं। ट्रांसफर्स कैसे करते हैं, ट्रांसफर्स हम लोग उठाते हैं जब कोई डाटा टाइप को हम लोग विजिट कर रहे हैं, कोई भी डाटा टाइप पे हम लोग कोई भी विजिट कर रहे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके ट्रांसफर बोलते हैं। सॉर्टिंग जो होता है, सॉर्टिंग जो होता है हमारा, ये हमारा स्पेशल केस होता है। क्या होता है, स्पेशल केस होता है ना, ये हमारा स्पेशल केस होता है। ये हमारा बहुत सारा जनरल मेथड है जिससे हम लोग डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जनरल मेथड है, ये हमारा जनरल मेथड है ना, ये हमारा जनरल मेथड है जिसमें हम लोग बहुत सारा डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक की ओर मूव करते हैं, वो है हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्या, वो हमारा नया टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, है ना। हमारा नया टॉपिक की तरफ हम लोग नया टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं, वो है हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हमारा क्या है नया टॉपिक, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, है ना। ये नया टॉपिक हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम लोग कैसे हम लोग बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं वो देखते हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। इससे मैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की मैं बात करूँ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, है ना। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की यदि मैं बात करूँ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की मैं बात करूँ, हाँ,
एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की मैं बात करूँ, इसमें क्या होता था कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द रिक्वायर्ड टाइम टू डिफाइन द करेक्टेड एंड मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। ये किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का यूज होता है। ये हमारा कोई जनरल टर्म है। हमारा एनालिसिस मतलब क्या होता है, कोई एल्गोरिथम को एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है एनालिसिस करने का। ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग एल्गोरिथम को हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसका मतलब ये हुआ, एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग एल्गोरिथम को ऑब्जर्व करते हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है बेसिकली, इट इज अ मेजर, इट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द करेक्टनेस और मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। क्या ये क्या हमारा एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन, is required to define the correctness होता है एंड measure the efficiency of algorithm, है ना। efficiency of algorithm को measure करने में हेल्प करता है, efficiency of algorithm, है ना। एल्गोरिथम को measure करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, जनरली हम लोग दो टाइप के एनालिसिस को देखते हैं। दो टाइप का केस आता है जिसमें हम लोग एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। पहला क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। दूसरा क्या होता है, बेस्ट केस होता है। पहला क्या होता है हम लोग का, किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने का तरीका पहला होता है वर्स्ट केस होता है। क्या होता है, वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस में जनरली क्या होता है, वर्स्ट केस में क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप जो परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे वो हमारा वर्स्ट केस होता है। हाँ ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप। और बेस्ट केस क्या होता है, इसमें हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं टू एल्गोरिथम को हम लोग मिनिमम। वर्स्ट केस इसमें जनरली यूज करते हैं जब हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म इन एल्गोरिथम, है ना। जब एल्गोरिथम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं उसका एल्गोरिथम है। दूसरा क्या आता है, बेस्ट केस आता है ना। दूसरा क्या आता है, बेस्ट केस। इसमें क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं किसी भी एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम, अब देखिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का नीड क्यों पड़ा। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का नीड पड़ा हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का क्यों नीड पड़ा, टू रिड्यूस। देखिए नोट करके लिखिएगा पॉइंट, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम is needed to reduce its टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का नीड पड़ा, है ना। टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का बेसिक नीड पड़ा, है ना। बहुत सारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम होता है ना, जिससे हम लोग का बात करते हैं इसका। हाँ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे हम लोग का 3 फैक्टर पे हमारा डिफाइन होता है ना। 3 फैक्टर पे एल्गोरिथम का कोई भी कम्प्लेक्सिटी हमारा डिफाइन होता है। एक होता है टाइम फैक्टर, दूसरा होता है स्पेस फैक्टर। क्या होता है टाइम फैक्टर, दूसरा क्या होता है स्पेस फैक्टर, दूसरा क्या होता है स्पेस फैक्टर, है ना। एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिबिलिटी, एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिबिलिटी, है ना, कम्प्लेक्सिबिलिटी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कम्प्लेक्सिबिलिटी। इस केस में क्या होता है, एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हमारा इसमें 2 फैक्टर होते हैं। क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है स्पेस फैक्टर होता है। पहला क्या होता है, टाइम फैक्टर, है ना। टाइम फैक्टर होता है पहला क्या होता है, टाइम फैक्टर, है ना। पहला क्या होता है, टाइम फैक्टर, है ना। टाइम फैक्टर होता है ना। दूसरा केस कौन सा होता है, दूसरा केस होता है स्पेस फैक्टर। क्या होता है, स्पेस फैक्टर, है ना। टाइम फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है स्पेस फैक्टर होता है, ठीक है। 2 केसेस में, इसमें 2 केस अराइज होता है, ठीक है। एल्गोरिथम का यूज होता है टू डिफाइन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। हमारा उसमें टर्म आता है एजम्प्टोटिक नोटेशन। क्या होता है, टर्म आता है इसको बोलते हैं एजोमेट्रिक नोटेशन। क्या बोलते हैं, एजोमेट्रिक नोटेशन, है ना। एजमोटिक नोटेशन, है ना। क्या टर्म आता है, बताइए, एजमोटिक नोटेशन, है ना।
एलिमेंटिक नोटेशन का टर्म आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आपको दो एक कर्व दे दिया गया, सपोज ये कर्व दे दिया गया ना, ये कर्व दे दिया गया ना, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जो वार्ता ये हमारा एजेंटोट होता है, एजेंटोट। आई थिंक आप लोगों ने इसको जेई में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जो इलिप्स के तौर पे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते थे हम लोग बहुत, एजेंटोट्स में हमारा हाइपरबोला में आप लोग देखा होगा एजेंटोट का कंसेप्ट, वो इसी तरह हम लोग का एल्गोरिथम में एजेंटोट्स होता है, ठीक है ना, इसी तरह हम लोग का एजेंटोट्स होता है एल्गोरिथम में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा, इसका 3-4 केस होता है एल्गोरिथम को एनालिसिस करने का। पहला क्या होता है, बेस्ट केस होता है, दूसरा वर्स्ट केस होता है, तीसरा एवरेज केस होता है। मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्या मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गो, ठीक है। इसमें पहला क्या आता है, वर्स्ट केस आता है ना, दूसरा क्या आता है एवरेज केस है ना, दूसरा क्या आता है एवरेज केस आता है, वर्स्ट केस आता है, दूसरा क्या आता है एवरेज केस आता है, तीसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है बेस्ट केस आता है ना, तीसरा क्या आता है बेस्ट केस आता है ना, वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है और एवरेज केस होता है, 3 केस होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब एजेंटोटिक नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एजेंटोटिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। एजेंटोटिक नोटेशन में 3 होता है, एक क्या होता है बिग OH होता है, नोटेशन होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, BOH होता है, दूसरा नोटेशन होता है। एजेंटोटिक नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एजेंटोटिक नोटेशन है ना, एजेंटोटिक नोटेशन एक पहला क्या होता है BOH होता है, BOH जिसको हम लोग बोलते हैं अपर बाउंड, क्या बोलते हैं इसको अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या होता है क्या होता है ओमेगा, दूसरा में क्या होता है गिवन इनपुट ज़्यादा रन टाइम नहीं हो सकती, इस केस में क्या होता है गिवन जो हमारा इनपुट रहता है वो ज़्यादा टाइम तक रन टाइम नहीं हो सकता। दूसरा क्या आता है बहुत सारा आता है, जैसे ओमेगा आता है, बिग ओमेगा है ना, बहुत सारा आता है, जैसे बिग हमारा ये हो गया 5 है ना थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं लोअर बाउंड बोलते हैं, लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड बोलते हैं, ठीक है, 3 टाइप बोलते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे समझ लेंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ पे, इसको ग्राफिकल विजुलाइज करते हैं कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी कैसे मेजर होता है। जैसे हम लोग कोई ग्राफ लेट सपोज कि हमारा कोई ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, जैसे हमारा ये कोई ग्राफ रहा, जैसे हमारा कोई ग्राफ रहा है ना, ये हमारा ये रहा ग्राफ, हाँ ये हमारा कोई ग्राफ रहा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जैसे हाँ यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे ये जैसे गए ऐसे ग्राफ गए, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे टर्न कर दिए, ऐसे टर्न कर दिए, ऐसे टर्न कर दिया है ना, ये हमारा टर्न कर दिए। ये हमारा जनरली क्या होता है, ये हमारा f(n) होता है, ये हमारा क्या होता है g(n) होता है, ठीक है, ये f(n) होता है, ये g(n) होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको जनरली क्या बोलते हैं अपर बाउंड बोलते हैं, अपर बाउंड है ना, इस जनरली इसको n0 बोलते हैं, इसको अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अपर बाउंड बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें O of Gn, ठीक है, O of Gn की मैं बात करता हूँ, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, O of कंप्रेसिबिलिटी, Gn कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो Fn के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। और हमारा जो ये Fn है, ये जो हमारा 0 है, 0 Fn जो हमारा 0, ये हमारा किससे लाई भी करता है 0 से, Fn इंटू O of Gn के बराबर लाई करता है, ये हमारे Fn Gn, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ठीक है, ये हमारा वैल्यू होता है। जैसे हम लोग इसकी बात करें, एग्जाम्पल सपोज करें, सपोज करें कि हमारा फंक्शन कोई गिवन है, फंक्शन इक्वल टू 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर है प्लस 2n प्लस 1 है। इस केस में हमारा ये हमारा सपोज कि हमारा ये Fn है, ये हमारा क्या Fn है। इस केस में हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा O of n स्क्वायर हो जाएगा ना, इस केस में Gn हो जाएगा हमारा O of n स्क्वायर, ठीक है, ऐसे समझ गए मतलब आप। अब हम लोग आते हैं थीटा पे, थीटा हमारा कैसे वर्क करता है, थीटा कंप्रेसिबिलिटी है ना। अब मैं थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी आता हूँ, थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी कैसे रन करता है, थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं, थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी है ना, कंप्लेक्सिबिलिटी थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, थीटा इंट्रोड्यूस होता है, क्या टर्म होता है थीटा इंट्रोड्यूस होता है, थीटा टर्म इंट्रोड्यूस होता है। ये हमारा ये थीटा कंप्लेक्सिबिलिटी जो होता है ये हमारा एवरेज केस के लिए होता है, कौन से केस के लिए होता है, एवरेज केस है ना, ये हमारा एवरेज केस के लिए बेसिकली डिजाइन होता है, ठीक है, ये हमारा एवरेज केस के लिए बेसिकली डिजाइन होता है। जैसे हम लोग ग्राफिकल विजुलाइज करें, जैसे हम लोग लेट सपोज कि ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन है ना, और हम लोग का यहाँ से ये वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, ये रहा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ से ये कर दिया, इंडिकेट कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा C2 of Gn हो गया है ना, C2 of Gn हो गया, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा क्या हो गया Fn हो गया। थीटा कंप्लेक्सिटी में क्या होता है कि Fn जो होता है हमारा लाई करता है, और ये हमारा
ये हमारा जी ऑफ जी एन हो गया, क्या हो गया जी ऑफ जी एन। तो ये हमारा एफ एन जो होता है इन दोनों के बीच होता है, ये हमारा क्या हो गया सी वन हो गया और जी ऑफ एन, ठीक है। जी ऑफ एन कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा एफ एन कोई फंक्शन जिस सी वन और सी टू के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। इस हमारा जो होता है ये हमारा एवरेज किसके लिए डिफाइन होता है, ठीक है। और जब हमारा ओमेगा नोटेशन होता है, ओमेगा नोटेशन वो हमारा बेस्ट किसके लिए डिजाइन होता है, ओमेगा नोटेशन किसके लिए डिजाइन होता है, ओमेगा की नोटेशन, ओमेगा नोटेशन की बात करूँ, ओमेगा नोटेशन जो होता है ये हमारा बेस्ट केस के लिए होता है, बेस्ट केस के लिए होता है, ठीक है। समझ नहीं इतना आप सिंपल सा। हाँ, अब हम लोग आते हैं सिंपल सा, आप लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का ट्रेड ऑफ निकालते हैं, उसका हम लोग डेली कम्प्लेक्सिविटी निकालते हैं। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का कम्प्लेक्सिविटी निकालते हैं। देखिए लीनियर सर्च का कैसे कम्प्लेक्सिविटी निकालते हैं, लीनियर सर्च का तो आप लोग सिंपली जानते होंगे कैसे निकालते हैं कम्प्लेक्सिविटी। हम लोग सिंपल सा कम्प्लेक्सिविटी जो जनरली डिफाइन होता है दो टाइप के लिए होता है, दो सर्चिंग के लिए होता है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। क्या होता है कम्प्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है दो टाइप के लिए होता है। क्या होता है, एक क्या होता है लीनियर सर्च, लीनियर सर्च के लिए कम्प्लेक्सिविटी डिफाइन होता है। दूसरा क्या होता है बाइनरी सर्च के लिए, बाइनरी सर्च। दो टाइप के सर्च के लिए हमारा कम्प्लेक्सिबिलिटी डिफाइन होता है, लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। देखिए बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसे आपको लेटर सपोज कोई नंबर है, हम लोगों ने कोई बाइनरी सर्च में किससे लिखा होता है, हम लोग एरे के केस में बात करें, यदि एरे के केस में बात करें, एरे केस में क्या होता है, जैसे कोई हमारा एक ब्लॉक रहता है ना, हम लोग जैसे हमारा 2 4 6 रहा, 2 4 6 8 रहा, हमको 6 को सर्च करना है, 6 को सर्च करना तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नियर बाई एलिमेंट को लेते थे, क्या लेते थे नियर बाई एलिमेंट को लेते थे, है ना। यहाँ पे क्या लेते थे, यहाँ पे 4 लेते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 लेते थे और देन 8 लेते थे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग उससे सेपरेट रहते थे। ये हमारा बेसिक स्टेप रहा है इसको सर्च करने का, ये हमारा n था, यदि हमारा ये n नंबर ऑफ स्टेप था, ये हमारा यदि n नंबर ऑफ स्टेप था, है ना, ये हमारा कितना हो गया n/2 हो गया, फर्दर n/, ऐसे ही हमारा बढ़ते चला जाएगा, है ना, n/2k तक हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया फर्दर n नंबर ऑफ स्टेप था, हम लोगों ने पहले इसको n/2 में ब्रेक किया, फिर उसको हम लोगों ने n/2 का पावर k में ब्रेक किया, ये हमारा 1 के इक्वल है और ये हमारा n/2 के बराबर। इसमें क्या हो जाएगा n/2k जो है लास्ट क्लास में जो हमारा n/2k बन रहा है, इसको मैंने इक्वल टू 1 किया, n/2k इक्वल टू 1 किया, तो n/2k, हाँ, तो n/2k का पावर 1 किया, ठीक है ना। और हम लोगों ने n का इक्वल टू क्या किया, n इक्वल टू का पावर k किया, अब दोनों साइड लॉग ले लिया, क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग दोनों साइड लॉग ले लिया, है ना, दोनों साइड लॉग ले लिया, है ना। तो क्या किया, दोनों साइड लॉग लेने के बाद यहाँ पे लॉग जैसे लिया, यहाँ पे तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया n/2k, हाँ 2k इक्वल टू n हो गया ना। देखिए तो हम लोग log 2 बेस ले लिए, है ना, तो यहाँ पे log यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ बताइए लॉग क्या ले लिए, 2 ले लिए, और ये है हमारा लॉग जैसे भी लेंगे ये हमारा पावर के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, बताइए 2n हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा ना, k का वैल्यू क्या आ जाएगा log 2, यहाँ पे log 2n था, तो ये हमारा 1 हो गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया log 2n हो गया, है ना। तो ये हमारा टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिविटी निकल गया इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, हमारा 2 नहीं हो जाए, ये कट जाए, ये हमारा वैल्यू 1 हो गया, है ना, तो k इक्वल टू log 2n हो गया। लेकिन हम लोग बेसिकली कम्प्लेक्सिविटी के टर्म में इसको क्या लिखेंगे, o ऑफ log n, ठीक है, ये हमारा कम्प्लेक्सिविटी के टर्म हो गया, o ऑफ log n, ऐसे समझ गए सब लोग, ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक, ठीक है, हमारा कम्प्लेक्सिटी का टर्म हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमारा लीनियर सर्च बाइनरी सर्च में हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, और वो होगा हमारा ये एरे। तो हमारा बेसिक था, वो हमारा बेसिक हम लोगों ने बता दिया। एक हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा स्टैक्स। हम लोग के सिलेबस में जो मेंशन है वो हमारा क्या है, बेसिक स्टैक्स पे मैं फर्दर मैं मूव करूँगा। स्टैक्स कैसे वर्क करता है, स्टैक्स की मैं बात करूँगा, स्टैक्स की मैं बात करूँगा, स्टैक्स कैसे हमारा वर्क करता है ना, स्टैक्स की मैं बात करूँगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट को एंड करते हैं, हम लोग स्टैक्स हमारा स्टैक जैसे एंड होगा हम लोग फिर लिंक लिस्ट पे जाएंगे, लिंक लिस्ट जैसे एंड होगा फिर ओप्स पे जाएंगे, ऐसे हम लोग फर्दर मूव करते चलेंगे, ठीक है। आई होप